राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज 11th पार्ट और अच्छे क्वेश्चंस के लिए हम सभी प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। जहां हमें लग रहा है इन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है वो क्वेश्चन हम लेकर डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 3 to the power 502 3 to the power 500 plus 16 3 to the power 500 plus 2। इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लग रहा है कि देखकर ये सॉल्व नहीं होगा, सीधे सीधे इसमें सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ स्टेप्स के सॉल्यूशन पर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा करेज साहस दिखाना पड़ेगा, जब इसका सॉल्यूशन हमसे बन पाएगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, थोड़ी सी कोशिश करते हैं, देखते हैं। 3 502 बार है, 3 502 बार है, फिर 3 500 बार, फिर 16 और ये 3 500 बार प्लस का 2। अब हम क्या कर सकते हैं, 502 बार है, 500 बार है, तो अपन 3 500 बार कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा 3 2 बार, माइनस का 3 कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा और ये बचेगा प्लस का 16 और यहाँ कितना 3 500 बार प्लस का 2। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 9 में से एक जाएगा 8 यहाँ पर, 16 यहाँ पर, तो अपन 8 बाहर लिख सकते हैं। यहाँ बचेगा 3 500 बार और यहाँ 16 में से बचेगा 2। 3 500 बार प्लस का 2, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 8 अकेला बचा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, x और y की वैल्यू पुट करना है। यूँ तो देखो आप सीधे इसमें वैल्यू डाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन इतना टफ वो नहीं देगा कि आप स्क्वायर करके वैल्यू डालो। इस तरह से वैल्यू डालने से बेहतर है कि हम इसको देखें ये क्या लिखा है। जब हमने इसकी तरफ देखा 81 9 का वर्ग, 16 4 का वर्ग, ये x स्क्वायर y स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला दिया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में, मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a की जगह क्या होगा, 81 के लिए क्या आ जाएगा 9 और ये x, और 16 के लिए 4y और ये होल स्क्वायर, ये होगा। अब डाल देते हैं हम वैल्यू डालेंगे, x की जगह 1/9 डालेंगे, माइनस 4y की जगह डालेंगे माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 + 4 1 + 3 4 का स्क्वायर, मतलब कितना बनेगा 16 बनेगा। 16 ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। हालांकि वैल्यू भी डालोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, तो उतना चिंता करने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बारे में क्या सत्य है। यह एक सर्व समीका है, यह एक समीकरण है। इस पर एक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, हम इसको फिर से बताते हैं। जो समीकरण होता है वो कुछ वैल्यूज़ के लिए सही होता है, जबकि सर्व समीका होती है, आइडेंटिटी होती है, वो जो वेरिएबल दे रहा है उनके किसी भी वैल्यू के लिए सच होती है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें श्रीधराचार्य मेथड से इसके x के 2 मान निकलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है समीकरण, क्योंकि ये सिर्फ 2 मानों के लिए सच होती है। अब अगर इसको देखा जाएगा, इसमें a और b की आप कोई भी वैल्यू डाल दोगे ये हमेशा सच है। तो ये समीकरण से ज़्यादा ये क्या है, ये एक सर्व समीका है। a तथा b दोनों सत्य हैं, a तथा b दोनों असत्य हैं। इसको समीकरण तो कहा ही जा सकता है, समीकरण जनरली कहा जाता है जो कुछ वैल्यूज़ के लिए होते हैं। तो अपन इसके ठीक और करेक्ट आंसर पर जाएंगे। यह क्या है, एक सर्व समीका है, समीकरण नहीं बोलेंगे, इसे सर्व समीका कहा जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो फिर से ये फॉर्मूला दे रहा है, एक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो फॉर्मूले के फॉर्म में अपन इसको लिख देते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बोलता है, a प्लस बी, एज इट इज़ लिख दो, बीच में प्लस लगा दिया, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ऐसा कहीं दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड,
x माइनस वाई प्लस जेड, प्लस में z है ही नहीं, प्लस में z यहाँ पर है, x माइनस वाई प्लस जेड, मतलब ऑप्शन नंबर बी में अकेला दिख रहा है, बी में अकेला दिख रहा है, दूसरा ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस जेड, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। बस साहस दिखा के थोड़ा सा लिखना है, देख के ही नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो होगा ही नहीं, एक दो स्टेप करोगे आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 79। ये तो बस थोड़ा सा साहस बढ़ाने के लिए एवं ले लिया कि आपको भी लगे नहीं क्वेश्चंस इजी भी आते हैं, ऐसे ही टफ नहीं आते हैं जो सर लेते चलते हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 79 और x प्लस 6y इज इक्वल टू 47। अगर हम इन इक्वेशंस को देखें तो हमें चाहिए क्या, x प्लस वाई चाहिए। अब चाहें तो हम x की वैल्यू हम सीधे निकाल लें, लेकिन एक बार हम नज़र डालकर देखेंगे अगर हम इनको जोड़ें या घटाएं, तो घटाने पर हमारा काम नहीं बनेगा, जोड़ने पर देखो ये क्या बन रहा है 3x बन रहा है, और यहाँ क्या बन रहा है 3y बन रहा है। 70 और 40 जोड़ोगे 110 और 9 और 7 16, तो 126 बन रहा है। 3 से अगर सभी को भाग लगा दोगे या 3 कॉमन लेकर वहाँ भाग लगाओगे तो भी काम हो जाएगा। 4 और 2 42, x प्लस वाई आ रहा है 42। हमें अलग अलग x की वैल्यू नहीं निकालनी है, y की नहीं निकालनी है, थोड़ा बहुत नज़र मारोगे वो आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको। यूँ अंतर्ज्ञान नहीं होता है कि अंदर से एकदम से आ जाता है, वैसा नहीं है, हमें भी नहीं आता है। मोनिका तथा उसकी माता की आयु का योग 49 है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु मोनिका की आयु की 4 गुनी थी, तो रेशियो दे रहा है 7 वर्ष पहले, तो अपन 7 वर्ष पहले से शुरू करते हैं। 7 वर्ष पहले कितना था, अगर मोनिका x होगी तो उसकी मदर कितनी होगी 4x, ये 7 वर्ष पहले की बात है। 7 वर्ष पहले, तो अभी दोनों की एज में 7 और बढ़ जाएगा, 7 मोनिका की बढ़ जाएगी, 7 उसकी मदर की बढ़ जाएगी, और पूरी मिला दें ये 7 वर्ष पहले दोनों की 7 वर्ष बढ़ गई, और वर्तमान में देखें दोनों की एज टोटल करके 49, ये 14 है, यहाँ जाके घटाओगे 35 हो जाएगा, और ये 5x, तो x इज इक्वल टू क्या आया 7, x इज इक्वल टू आया 7। तो 7 वर्ष पहले क्या ली है हमने x और 4x, तो वर्तमान क्या रहेगी, वर्तमान रहेगी x प्लस 7 और 4x प्लस 7। x प्लस 7 कितना हो जाएगा 14 और 4x प्लस 7 कितना हो जाएगा 35। क्या जानना चाहता है, मोनिका की आयु जानना चाहता है, मोनिका की है 14। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। देखो होशियार आदमी यहाँ पर 35 भी लिख कर दे रहा है, जो मदर की आ रही है 35, तो ध्यान रखना है हमें आंसर का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, p का वर्ग कर दें, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है q, और q एक प्राकृतिक संख्या p क्या है नेचुरल नंबर, तो सीधे सीधे एग्जाम्पल ही लिखते हैं ना, p क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो Q की वैल्यू क्या आ सकती है, Q की वैल्यू क्या आ सकती है, देखो 1 4 9 16 25 ऐसी आ सकती है ना, 36 वगैरह कुछ भी आएगी। अब बोल रहा है P है Q का वर्गमूल, P वर्गमूल करेंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। सॉरी Q अल्टीमेटली क्या है p स्क्वायर है, p स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा p मिलेगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। p क्या है q के बराबर है, नहीं, p q के बराबर नहीं है, p q के बराबर है नहीं, वर्गमूल है इसका, या p का स्क्वायर कर रहे हैं तब हमें q मिल रहा है। q से बड़ा है p, नहीं है, p जब 1 रख रहे हैं तो बराबर हो रहा है, लेकिन 2 रख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 4, तो p तो क्या आ रहा है छोटा ही आ रहा है, ये 2 है तो ये कितना है 4, ये 3 है तो ये कितना है 9, बराबर नहीं है। q का वर्ग है, q का वर्ग करेंगे तो अगर इसका वर्ग करेंगे, इसकी घात 2 करेंगे तो इसकी घात तो कितनी हो जाएगी 4, तो ये नहीं होगा। इसका वर्गमूल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा p के बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो q का वर्गमूल क्या है p, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा।
q का वर्गमूल क्या है p, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो q का वर्गमूल क्या कहलाएगा, फिर p कहलाएगा। वही पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 2x2 का। 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 स्तंभ 2 पंक्ति, कितने आ गए इसमें 4। अब हम लेते हैं 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, कितने आ गए 9। तो किस फॉर्म में चल रहा है, ये वर्ग के फॉर्म में चल रहा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स पंक्ति और एक्स कॉलम कितना है 784। तो x कितना आ जाएगा, अब ये पता नहीं चलेगा कितना आ जाएगा। तो 30 का वर्ग 25 का 625, 30 का 900। तो 25 और 30 के बीच में आएगा, किसका वर्ग कर दोगे 26, 27, 28, 29 और 30, ये तो हट ही जाएंगे। 26 का वर्ग करोगे इकाई के अंक पे 6 आएगा, इसका वर्ग करोगे इकाई के अंक पे 9 आएगा, 8 का वर्ग करोगे इकाई के अंक पे 4 आएगा, इसके पे 1 आएगा। तो देखो यहाँ 4 एक ही के पर आ रहा है, मतलब x क्या है 28 है। ये 28 बनेगा हमारा x, मतलब 28 पौधे एक पंक्ति में, 28 पौधे एक स्तंभ में। तो x = आ जाएगा 18। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न हमसे बोल रहा है x 243 y 867 है, जहां x और y सह अभाज्य संख्या है। तो x माइनस y हमसे निकालने को बोल रहा है। तो x और y में पहले रिलेशन तो पता चले, तो अपन क्या करते हैं x अपॉन y निकाल लेते हैं। ये ऊपर रखा रहेगा 867 और ये नीचे रखा रहेगा 243। देखो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट करेंगे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ 26 होगा तो 8 आ जाएगा, फिर ये 27 बन जाएगा, 9 आ जाएगा। 243 में 2 3 से काटोगे ये 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। वर्गमूल करोगे 17 और 9। और दोनों कैसी हैं, एक साथ विभाजित ना होने वाली संख्याएं हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सह अभाज्य संख्याएं। इनका HCF 1 आता है। वो पूछ रहा है दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना होगा, 17 और 9 का डिफरेंस होगा 8। तो x माइनस वाई हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है। मतलब 1 रुपये अगर आप उधार देंगे तो 5 साल में कितने हो रहे हैं वो 3 रुपये। 1 रुपये खुद का और 2 रुपये ब्याज। तो 5 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 5 साल में मिल रहा है 2 रुपये, ये मान लिया हमने। तो 1 रुपये कितने साल में, 2.5 साल में 1 रुपये लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया अपन ने, क्योंकि साधारण ब्याज है। साधारण मतलब सरल होता है। वो क्या बोल रहा है, वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। 6 गुना हो जाएगी मतलब एक मूलधन 5 ब्याज, 5 रुपये चाहिए, 5 रुपये चाहिए। तो यहाँ 5 से गुणा और यहाँ भी 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 12.5 साल। 2.5 का 5 गुना होता है 12.5। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है तथा उतने ही धन का उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 500 रुपये है। अब देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रहा है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रहा है, तो ब्याज बना कितना 500 रुपये। साधारण ब्याज कैसा होता है, बराबर, बराबर मतलब 250 और 250। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज पर ब्याज मिलता है दूसरे साल से। तो पहले साल का ब्याज कितना 250 रुपये, हो कितना रहा है ये टोटल 520। तो जो एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा कितना मिला 20, वो किस पर मिला, पहले साल के 250 रुपये पर ब्याज मिला। आराम से समझना, ये साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, जो कब से मिलना शुरू होता है, दूसरे साल से। दूसरे साल से किस पर मिलता है, पहले साल के ब्याज पर ब्याज। मूलधन पर तो ये 250 है, एक्स्ट्रा जो मिलेगा वो ब्याज पर ब्याज मिलेगा। तो 250 पर कितना मिला 20। देखो परसेंट में कितना मिला, 20 मिला, 250 पर गुणा 100। ये 0 कट जाएगा, 25 से काटोगे 4 बार, 4 दूनी
8% हमें ब्याज मिल रहा है। 8% मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। 10% कम पर खरीदा मतलब 100 की वस्तु है, खरीदी कितने की उसने? 90 की, और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, मतलब 100 की जगह कितने पर बेचता है? 110। तो 90 की वस्तु को 110 में बेचा, कमाया कितना? 20। क्या पूछ रहा है वो? उसका लाभ। तो प्रॉफिट कितना कमाया उसने? 20 कितने पर? 90 पर गुणा 100, 200 बटा 9, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, बचेगा 2, भाग लगा रहे 9 से 22, 2 बटा 9, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ 25% है। अब देखो, बेच कितनी रहा है ये नहीं पता, लेकिन पैसा कितने का मिल रहा है? 20 वस्तुओं का पैसा मिल रहा है कुछ वस्तुएं बेचने पर, इतना पैसा मिल रहा है 20 वस्तुएं। अब जो 20 वस्तुएं हैं वो किसके साथ में है? 25% लाभ के साथ में है, मतलब 25% लाभ वापस कितना मिला? 125%। 125% मतलब कितनी वस्तुएं? 20 वस्तुएं। वापस से सुनना, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। x वस्तुएं हमने बेची, हमें कीमत कितने की मिल गई? 20 की मिल गई, और उसमें लाभ कितना है? 25%, मतलब मिली कीमत कितनी? 100% मूल और 25% लाभ। वस्तुएं कितनी? 20 आर्टिकल। 20 आर्टिकल हमें मिले, तो हमें देखना है 100% आर्टिकल हैं कितने, मतलब हमारी मूल कीमत कितने पर आ गई, कितने आर्टिकल हमने बेच दिए। तो 1% निकालोगे ये हो जाएगा 20 बटा 125। 100% निकालोगे, यूँ तो 100% सीधे लिखा जाता है, हमने लिख दिया एक स्टेप बढ़ाकर, गुणा 100। 25 से काटोगे ये 4 बार, ये 5 बार, 5 से काटोगे ये 4 बार, 4 चौक 16, मतलब 100% आर्टिकल जो एक्चुअल आर्टिकल थे वो कितने थे? 16। 16 आर्टिकल बेचे, हमें कीमत कितने की वापस मिल गई? 20 की। तो बेचे कितने आर्टिकल हमने? 16 आर्टिकल। तब x का मान क्या है? तो x कितना आ गया? 16। 16 वस्तुएं बेचने पर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि मिलता है तो 25% लाभ होगा। यदि किसी त्रिभुज के कोणों की माप x 3x + 20 और 6x है, तो इसमें एक ही चीज़ अपन को पता है, 2019 का क्वेश्चन है सीटेट का, एक ही चीज़ अपन को अच्छे से पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो x + 3x + 20 और 6x = क्या है? 180 डिग्री। x + 3x 4x + 6x ये हो जाएगा 10x + 20 = 180 डिग्री। ये 10x हो जाएगा 160, तो x आ जाएगा 16। x 16 आ गया। तीनों कोण लिखने की कोशिश करते हैं, x की जगह 16 और ये हो जाएगा 16 × 48, 48 और 20 68, 68 ये हो जाएगा 68 + 16, 6 जोड़ोगे 74, 84, 90 और 6 96, लास्ट आ जाएगा 96। 16 छक्के 96, यूँ भी 6x से पता चल रहा है। अब ये एंगल्स आ रहे हैं, इसमें अपन राइट एंगल वगैरह तो कुछ नहीं बोल सकते। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो वैसा है नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। समद्विबाहु त्रिभुज तो अपन बोल ही नहीं सकते, बोलते तब जब दो एंगल बराबर होते, तभी दो भुजाएं बराबर होती। समकोण जब 90 डिग्री होता तब समकोण बोलते। अधिक कोण जब एक 90 डिग्री से अधिक होता है उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं। दिए गए चित्र में AB = AC है, मतलब दो भुजाएं बराबर है। अभी जस्ट ये सेंटेंस बोला, दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर। ये 105 एक लाइन पर कितना होता है? 180। ये 75, ये दोनों लाइन AB और AC बराबर हैं, तो ये भी कितना होगा? 75। ये भी 75 होगा, तो 150 तो इस ट्रायंगल का हो ही गया। बचा कितना फिर? 30 डिग्री। क्या जानना चाहता है?
बी से ए जाओ, ए से सी जाओ, 30 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ रहा है सीधा सीधा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए डी बी हमें एक सर्कल दे रहा है, इसमें ए डी बी और ए सी बी दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ए डी बी तथा ए ओ बी पूछ रहा है, ये दे रहा है 60। अब थ्योरम्स के हिसाब से अगर हम जाएं, एक जीवा, जीवा क्या है ए वी, एक जीवा के द्वारा एक खंड में बने कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये 60, तो ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री। और हमें पता है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसका डबल बनता है यहाँ पर, तो ये 60 किसी से भी हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। अब क्या बोल रहा है, ए डी बी, पहले ये मतलब 60 और ए ओ बी मतलब 120, 60 120, 60 120, ये अपना आंसर। इजी क्वेश्चन था, दो थ्योरम मिला के बस पूछ लिया, दोनों को अप्लाई करवा के। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। इसमें बोल रहा है निम्न स्थितियों में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। अब हमने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं और आपने भी पढ़ी हैं, और जैसे ये लिखा होगा तुम सोचोगे कि सर त्रिभुज के बारे में तो सुना है, दो भुजाओं का योग इतना हो सकता है, दो भुजाओं का अंतर इतना हो सकता है, वर्ग का रिलेशन भी पढ़ा है, लेकिन चतुर्भुज में ऐसा रिलेशन नहीं पढ़ा है। तो चतुर्भुज में ऐसा इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि चतुर्भुज में ऐसा होता नहीं है, त्रिभुज में ही होता। अगर चतुर्भुज में होता तो तुमने पढ़ा होता और हमें भी पता होता, तो वैसा नहीं है। फिर हम देखें क्या होता है, ये भ्रम है बस, इसमें नहीं फंसना है। इसमें एंगल दे रहा है, वो एंगल कितना दे रहा है 125 और 80, 125 और 80 205 हो जाता है, और जानकारी है नहीं, भुजाओं से पता नहीं चलेगा अभी। इसमें अगर वो विकर्ण देता तो हम थोड़ा बहुत चले भी जाते, जैसे इसमें AC दे रहा है और BD दे रहा है, BD नहीं दे रहा है, ACC भी जाओगे तो भी उससे पता नहीं चलेगा, AC ठीक होगा, विकर्ण से ठीक आ रहा है, ये बनाकर देखोगे तो। इसमें सिर्फ एंगल से यदि तुम जाओगे, BC दे रहा है, AD दे रहा है, CD दे रहा है, AC दे रहा है, ये विकर्ण भी दे दिया, इससे भी तुम जाओगे तो भी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, कोई भी समस्या इसमें नहीं बनेगी। यहाँ जाओगे तो यहाँ देखो बहुत ही उटपटांग सा दे रहा है, 75 डिग्री और 150 डिग्री, कितना हो जाएगा 225 डिग्री, और 140 जोड़ोगे 225 में, ये हो जाएगा 365 डिग्री। जबकि आपको पता है एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चारों कोणों का योग होता है 365, ये 3 में ही निकाल दिया 360 से पार, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इसमें देखो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी, इन दोनों में तो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी से सीधे सीधे पता चल जाएगा, क्योंकि ये विकर्ण दे रहा है तो ये बनने लायक हैं, कंस्ट्रक्टेबल हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एंगल 360 के पार जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन दिया था। किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई के लिए निम्न कथनों में से कौन सा सत्य हो सकता है। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। अब तीसरी भुजा देखो वो क्या ले सकता है, हो सकता है वो 15-17 इस तरह से ले रहा हो सकता है 15-17 यहाँ ले ले, या इन दोनों को यूं कर दे इस तरह से ले, लेकिन हमें सामान्य क्या पता है, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं ले रहा है, बड़ी भुजा कौन सी है क्या है, तो हमें सिर्फ क्या लेना है, दो भुजाओं का अंतर, तो 15 और 17 का अंतर कितना 2, और ये भुजा और इन दोनों का योग कितना 15 और 17 32, 2 और 32 के बीच में होगा, ये अपन को बहुत अच्छे से पता है। यहाँ क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है 4 तथा 7 के बीच में, बिल्कुल हो सकता है, मतलब पहला ऑप्शन ठीक है, 4 और 7 के बीच में हो सकता है। यह 20 तथा 23 सेंटीमीटर के बीच में होगा, 20 और 23 भी इसी रेंज में आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं है। यह 10 सेंटीमीटर से छोटा, 10 सेंटीमीटर से छोटा 1 भी आता है, 1.5 भी आता है, क्या 1 और 1.5 इसमें हो सकता है, कतई नहीं हो सकता, मतलब थर्ड वाला हम नहीं ले सकते। ये ओपन एंडेड ऑप्शन दे रहा है, ओपन करके दे रहा है, वैसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या आंसर होगा हमारा, देखो अगर हम 17 यहाँ लेंगे तो 15 और 17 से बड़ा 23 के आसपास चला जाएगा, अगर हम 17 यहीं रखेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा 8,
ये आंसर आ जाएगा 8। हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर स्टेटमेंट पर वापस से चलते हैं अपन। ये लिया अपन ने, अगर 17 यहाँ रखा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन और बना लेते हैं अपन। दूसरी कंडीशन बनेगी 15 यहाँ ले लिया और 17 यहाँ ले लिया। 17 कितना होगा 289 और 15 कितना होगा 225। ये कितना आ जाएगा 4, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 514। 514 वर्ग पर यदि हम जाएंगे, 514 का वर्गमूल यदि हम करेंगे तो कितना आएगा, 23 का कितना होता है 22 का 484, 23 का 529। 23 से तो ये क्या आने वाला है, छोटा ही आने वाला है। 23 से ये छोटा आने वाला है और 20 से बड़ा आने वाला है। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से क्या है, गलत। हम इसको सॉल्व करेंगे। एक कंडीशन में कितना आने वाला है, जो तीसरी भुजा आने वाली है वो आने वाली है 8। तो एक कंडीशन में वो 8 आने वाली है, दूसरी कंडीशन में 20 और 23 के बीच में आनी है। मतलब 4 और 7 तो नहीं आने वाली है। पाइथागोरस हम लगाएंगे, पाइथागोरस इसमें लगाओगे 225 और 64, 289 जो 17 का वर्ग होता है, मतलब 8 आ सकती है। तो 8 इस रेंज में नहीं आ रही है, 10 सेंटीमीटर से झूठी। ये सभी को शामिल करने की बात कर रहा है, तो वो सभी शामिल नहीं हो सकते हैं। अच्छा सकते में ले रहा है तो फिर बिल्कुल सकते में अपन को 10 सेंटीमीटर से छोटी हो सकती है, तो फिर 8 को ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे 8 को, क्योंकि 8 10 सेंटीमीटर से छोटा ही आ रहा है, 10 सेंटीमीटर से छोटी हो सकती है, सकते पर ले रहा है वो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, 2 और 3 पर कौन सा जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमें जाना होगा। 10 सेंटीमीटर से छोटी एक भुजा 20 और 23 के बीच में, एग्जैक्ट दोनों में नहीं लिया है क्योंकि वहाँ पर सकता ले रहा है, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं, हाँ आप लोगों के रिप्लाई ज़रूर आएंगे। जो तर्क वितर्क लगेगा तो आप बिल्कुल अपना कमेंट डाल सकते हो, हम उसका आंसर सेटिस्फैक्ट्री आंसर देंगे, आप डाल देना आपको जो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। इसमें 5 वर्ग हैं और आकृति का क्षेत्रफल 180 है। तो 180 5 भागों में बटेगा, तो एक भाग में कितना जाएगा 36। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 आ रहा है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 36, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6। जब ए बराबर 6 आ जाएगा, उसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, आकृति का परिमाप, मतलब आकृति की बाउंड्री पूछ रहा है। 1 2 3 ये बाउंड्री बना लेते हैं 6 के हिसाब से, ये बना लिया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 12 बार आ रहा है 6, 12 छक्के 72 सेंटीमीटर, या जो भी है सेंटीमीटर ही है, ये हमारा आंसर बनेगा। इजी क्वेश्चन था ये भी। अब चलते हैं मैथ्स के लास्ट क्वेश्चन पे। एक बेलन, अर्धगोला और शंकु जिनके आधार ऊंचाई एक समान है, जिनके आधार और ऊंचाई एक समान है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात है। आधार और ऊंचाई, ये अगर हम सभी स्ट्रक्चर बनाएं, ये बेलन बनाया और ये अर्धगोला बनाया हमने, ये अर्धगोला है और फिर ये शंकु। शंकु में ये रहती है h और ये रहती है l और ये रहती है r। तो h और r सभी में कैसे हैं, बराबर हैं। वो बोल रहा है आधार और ऊंचाई एक समान है, h इज इक्वल टू r है। लेकिन इसमें क्या यूज़ होता है, l यूज़ होता है। क्या है फॉर्मूले, वो लिख देते हैं हम। सभी पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एच, 2 पाई आर एच रेस टू, फिर अर्धगोले का कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका शंकु का पाई आर एल, एल आ गया। तो एल कैसे निकालते हैं, एल हम निकालते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर और एच बराबर हैं, तो एल आ जाएगा √2 आर, एल आ जाएगा √2 आर या √2 एच। यहाँ आर स्क्वायर लिखोगे 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो √2 बचेगा, आर बाहर आ जाएगा। तो अब सॉल्व करने हम जाते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। कैंसिल आउट करेंगे हम पाई से, पाई सभी का कैंसिल,
एक बार आर सभी का कट जाएगा, आर कट गया, फिर उसके बाद एल, एल की जगह क्या लिख दें हम, √2r, फिर यहाँ बचा था 2r, फिर यहाँ बचा था 2h। अब देखो h और r सभी बराबर हैं, यहाँ बचा √2, पूरे को √2 से अगर भाग लगाओगे, यहाँ √2 2 बार तो एक बार बचेगा, यहाँ √2 2 बार तो एक बार बचेगा, यहाँ √2 एक बार तो ये बचेगा। तो क्या बचा अल्टीमेटली, √2 मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। अब बोलोगे सर यहाँ तो 2 है, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है √2 × ये होगा 2, इसलिए बोला यहाँ √2 2 बार, यहाँ √2 2 बार, यहाँ √2 एक बार। एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा, एक बार कट जाएगा, एक बार बचेगा, एक ही बार था कट जाएगा तो एक बचेगा। अब चलते हैं इसके आगे सॉल्यूशंस पर, क्वेश्चंस पर, पेडागोजी के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रामानुजन 19वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ, भारतीय गणितज्ञ थे, तो ये 19वीं की जगह सही क्या है, रामानुजन 20वीं शताब्दी के, 1913 के आसपास वो इंग्लैंड गए थे, वहाँ से उनकी शिक्षा और उनका नाम आगे बढ़ा था हार्डी के साथ में। तो ये 20वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ के तौर पर माने जाते हैं। अभी 21वीं सदी चल रही है, 2000 पूरी हो गई है, 2100 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो 21वीं सदी चल रही है। बाकी एलिमेंट्स ये इसलिए क्वेश्चन लिया क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूक्लिड की बुक या पुस्तक का नाम क्या है, एलिमेंट्स है, पूछा जाएगा, मिल जाएगा। आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया था, दशमलव के 4 स्थानों तक याद रखना। लीलावती पुस्तक किसकी, भास्कराचार्य की, उनकी बेटी का नाम था, और ये अंक गणित पर आधारित पुस्तक थी। पाटी गणित इसको कहा जाता है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, ये क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा, और इसका आंसर है रोजर बेकन। रोजन बेकर का ये स्टेटमेंट था, आप लोग याद रखेंगे। देन उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद है अब तुम कनेक्ट हो गए हो, हमारी ट्यूनिंग हो गई है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य क्या है? किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। डेफिनेटली और 100% यहीं पर हमारा आंसर जाएगा। शिक्षार्थी के मस्तिष्क को क्या किया जाए, गणित के साथ में व्यस्त रखा जाए, और उसकी जो स्किल्स हैं, संसाधन है, उसको क्या बनाया जाए, सॉलिड बनाया जाए। अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी की तर्कना शक्ति में सुधार किया जाए। बिल्कुल ठीक है, किया जाता है। किस प्रकार उसकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए। स्थानिक योग्यता का मतलब होता है विजुअलाइजेशन, जो ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। जैसे बोला जाता है एक त्रिभुज के बीच में एक बिंदु है और तुरंत आप सोचने लगो, एक त्रिभुज सोच लिया, एक बीच में बिंदु सोच लिया, उससे शीर्षों को मिलाया, आप ये लगातार सोचते जा रहे हो, तो उसे कहा जाता है स्थानिक योग्यता। और इस पर एक क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, नहीं याद है कोई बात नहीं, सीख जाओगे आप, बार बार रिपीट होगा, और यही हमारा काम है कि आपको इन चीज़ों को आपके दिमाग में सॉलिड फॉर्म में रखना। तो स्थानिक योग्यता होता है लगभग विजुअलाइजेशन जो ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ विजुअलाइजेशन पर जाना, अकेले ज्योमेट्री की तरफ जाना, वो ठीक ऑप्शन नहीं लगता है। किस प्रकार गणित के प्रत्येक शिक्षार्थी के निष्पादन को बढ़ाया जाए, किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड, हटाओ पर्टिकुलर पर जा रहा है। गणित की कक्षा को किस प्रकार से अधिक क्रियाकलाप उन्मुखी गणित की कक्षा नहीं होती, क्योंकि क्रियाकलापों से बेहतर है गणित समस्या समाधान से सीखा जाता है। तो समस्या समाधान उसमें बहुत अच्छा ऑप्शन होता यदि वो देता, तो समस्या समाधान नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल किस प्रकार दिया? तो एनसीएफ ने दिया, सबसे ज़्यादा जो फोर्स किया है वो दिया है संरचना। ज्ञान का संरचना किस तरह की होना चाहिए, किस तरह का ज्ञान व्यक्ति को, शिक्षार्थी को प्राप्त होना चाहिए, इन चीज़ों पर बहुत जोर दिया। रटने वगैरह ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट किया, अवधारणाओं को रटने को हटाया। कठिन सवालों को हल करने पर बिल्कुल भी नहीं बोला कि कठिन सवाल से ही बच्चा सीखेगा, हल करना चाहिए, ठीक है, तार्किकता और क्रिएटिविटी बढ़ती है, तेज़ी से गणित करना बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान की जो संरचना है उस पर जोर दिया, इसलिए अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए।
बिहार 2011 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है पढ़ेंगे। गणित पाठ्यचर्या द्वारा सृजनात्मकता तथा समस्या समाधान योग्यता बढ़ाई जानी चाहिए, बिल्कुल बढ़ाई जानी चाहिए। गणित पाठ्यक्रम में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए एनरिचमेंट कार्यक्रम का प्रभाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। गणित पाठ्यक्रम अनुभव सिद्ध साक्ष्य के द्वारा से ज़्यादा सामूहिक विचारों पर अधिक जोर देने वाला होना चाहिए। क्या फालतू बकवास है? गणित सामाजिक विषय है, लेकिन इसका मतलब ये तो कतई भी नहीं है कि जो सामाजिक विषय हैं उन पर जोर दिया जाना चाहिए। फिर से इन जो स्टेटमेंट्स हैं इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। गणित पाठ्यचर्या द्वारा कौन सा कथन गलत है? सृजनात्मकता तथा समस्या समाधान योग्यता बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या द्वारा समाधान योग्यता तो ऐसा तो नहीं है, समस्या समाधान योग्यता बढ़ाई जाती है, क्रिएटिविटी तो बढ़ाई जाती है, समस्या समाधान योग्यता वैसा नहीं है। तो फिर अपन ए और डी को वापस से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, गणित से पाठ्यचर्या से सिर्फ क्या करना चाहिए, समस्या समाधान योग्यता बढ़ाई जानी चाहिए। तो वैसा तो जोर उस पर नहीं देता कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही वो पूरे सिलेबस में जोर दी जाती है। गणित हर चीज़ से जुड़ा होता है, व्यक्तित्व से जुड़ा होता है, उसकी सामाजिकता से जुड़ा होता है, उसके व्यापार कौशल से जुड़ा होता है, हर चीज़ से जुड़ा होता है। तो हम इन दोनों ऑप्शंस को फिर से रिपीट करते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है। प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए एनरिचमेंट कार्यक्रम का प्रभाव अवश्य उसमें होना चाहिए, समय समय पर अपडेट होना चाहिए, ये तो ठीक है। इन दोनों पर चलते हैं। गणित पाठ्यक्रम अनुभव सिद्ध साक्ष्य से ज़्यादा सामूहिक विचारों पर अधिक जोर देने वाला होना चाहिए। सामूहिक विचार या अनुमान जिनको कहा जाता है उन पर जोर देने वाला होना चाहिए। नहीं, फिर अपन डी ऑप्शन पर जाएंगे। समस्या समाधान तो ठीक है, लेकिन जो सामूहिक विचार हैं, ज़्यादा सामूहिक विचारों पर अधिक जोर देना चाहिए। तो ये ऑप्शन अपन ठीक है, इस ऑप्शन पर हमारा जाना होगा। समस्या समाधान योग्यता तो बढ़ाई ही जाती है क्योंकि उससे सृजनात्मकता बढ़ती है। तो यहाँ अपन चलेंगे डी पर। फिर आपको जो लग रहा है वो तर्क में डाल सकते हो, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पाठ्यक्रम का निम्नलिखित में से किस कथन में सबसे अधिक सामीप्य है? जो पाठ्यक्रम के आसपास जाता है। कक्षा शिक्षण कार्य तथा तत्संबंधी अनुभव। कक्षा शिक्षण में तो बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है वो सभी से रिलेटेड होता है, अकेले कक्षा शिक्षण से रिलेटेड नहीं होता है। उसमें एवेल्युएशन जुड़ा रहता है, गृह कार्य वगैरह सारी चीज़ें शामिल होती है। विषय संबंधी विद्यालय परिसर, फिर उसको बांध दिया। विषय वस्तु का ज्ञानात्मक पक्ष एवं अनुभव, उसमें दोनों शामिल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष एवं अनुभव। फिर उसके बाद क्रियात्मक पक्ष होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता। अगर अधिक समीप की तरफ जाना होगा तो जो ज्ञानात्मक पक्ष है पुस्तक का, अल्टीमेटली वो ज्ञान के लिए बनाई गई है, तो जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसके समीप पाठ्यक्रम ज़्यादा जाता है, ना कि क्रियात्मकता। बुक सिर्फ क्रियाकलाप के लिए नहीं लिखी जाती, वो ज्ञान के लिए लिखी जाती है। ज्ञान जो क्रियाकलाप है वो भी अल्टीमेटली किसकी तरफ जाता है, ज्ञानात्मक पक्ष को अधिक सुदृढ़ करने के लिए, उसको बच्चों के दिमाग में स्थापित करने के लिए कि बच्चे क्रियाकलाप करके जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको सच मानकर अपने दिमाग में स्थापित करके रखें और उसका अनुप्रयोग करें। ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग। फिर उसके बाद एनालिसिस, ऐसा ब्लूम ने समझाया था। वास्तविक जीवन की स्थितियों में, इसका आंसर बता दिया है हमने, ऑप्शन नंबर सी। वास्तविक जीवन की स्थिति में वर्गमूलों की अवधारणा को लागू करने के लिए विद्यालयों की क्षमता निम्न समस्या के जरिए निर्धारित की जा सकती है कि बच्चों को वर्ग किस तरह से सिखाया जाए। वर्गमूल, उस न्यूनतम संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 5607 से घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। बहुत ही पर्टिकुलर और कहीं भी ले जा रहा है। 2025 पौधों को एक बगीचे में इस प्रकार बोया जाना चाहिए कि पंक्ति में उतनी ही संख्या में पौधे हों जितनी की पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक पूर्ण वर्ग का प्रश्न है। अगर पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग से क्या मिल जाता है, हमें वर्गमूल मिल जाता है। और ये थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लेकर सिखाया भी था। 2 रो ले ली, इसमें हर एक में कितने,
2 पौधे लगा दिए। अगर 3 रो लेंगे तो हर एक में 3 पौधे लगाएंगे। ये संख्या कितनी हो रही है 9, और एक में कितना है 3। ये संख्या कितनी टोटल 4, एक में कितना है 2। ये वर्गमूल यहाँ आ रहा है। तो हम इसे सिखा सकते हैं बी एग्जाम्पल लेकर। उस न्यूनतम वर्ग संख्या को ज्ञात कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। 256,000 के वर्गमूल की गणना करो। इस तरह से सिखाना तब होता है जब ज्ञान का बोध हो जाता है और तब हम एप्लीकेशन पर जाते हैं, उसके प्रयोग पर जाते हैं, तब हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ना कि स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग में सिखाना होगा अवधारणाओं को, तो उसको सिखाने के लिए एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। ब्लूम की संशोधित वर्गीकी के अनुसार नीचे दिए गए कार्य में भारतीय गणितज्ञों के योगदान पर पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण बनाए द्वारा दिए गए ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है। ब्लूम का जो संशोधित वर्गीकरण है वो दिया था। संशोधित वर्गीकरण में क्या किया गया था? ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि हो सकती है। देखो क्या किया था ब्लूम ने? ज्ञान, बोध, फिर उपयोग या प्रयोग, फिर उसके बाद एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और यहाँ मूल्यांकन। और चेंज क्या हुआ था? संशोधन क्या हुआ था? संशोधन आप समझना, 2 संशोधन हुए थे। मूल्यांकन को क्या ले लिया था? मूल्यांकन को ले लिया था नीचे, और सिंथेटिक मतलब क्रिएटिंग, रचनात्मकता को या सृजनात्मकता को ले लिया था सबसे ऊपर। ज्ञानात्मक उद्देश्य की उपलब्धि, इसमें जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है इनकी उपलब्धि कहाँ पहुँच रही है? क्रिएटिंग पर पहुँच रही है। मतलब अल्टीमेटली ये कहाँ पर पहुँच रही है? सृजन करने पर पहुँच रही है, समझने पर नहीं, याद करने पर नहीं, विश्लेषण पर नहीं। तो इसका आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, क्रिएटिंग पर या सृजन करने पर ये पहुंच रही है फाइनली सृजनात्मकता, क्रिएटिंग। और इसे लिया जाता है वर्ब के फॉर्म में और इसे लिया जाता है नाउन के फॉर्म में। तो उम्मीद है ये कहानी आपको, पिक्चर आपको क्लियर हो गई है। अब यही चेंज किया था, ये हुआ था 2001 में और ये आया था 1956 में, ये ब्लूम ने दिया था। और जो 2001 में जो मॉडल दिया था वो दिया था ब्लूम के फ्रेंड थे क्रथवोहल, डेविड क्रथवोहल ने दिया था। और उनके शिक्षक थे लोरेल एंडरसन। क्रथवोहल 2001 में उनके साथी थे, और एंडरसन ये उनके स्टूडेंट थे। इनने इस मॉडल को अपडेट करके वर्ब के फॉर्म में, आईएनजी के फॉर्म में इसको दे दिया। यहाँ दिया था इनने नाउन के फॉर्म में 1956 में। तो इतनी नॉलेज सफिशिएंट है। क्रिएटिंग लास्ट मतलब सृजन करना, डूइंग इसमें रहेगा, तो सृजन करना अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें। कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या आयोजित करना है? अधिगम की गतिविधि शामिल कर आयोजित करना है। गतिविधि अगर करेंगे तो गतिविधि करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा, चाहे रोल प्ले करना हो या साइंस के लिए कुछ बताना है और जो प्लस करना है, तो भी बच्चों से बोलें कि आप मोटिवेट करें कि आप करके दिखाओ ये किस तरह से किया जाता है। तो सबसे खास उसमें हो जाता है मोटिवेशन। अनुशासन से आप बच्चों को बांधने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो गतिविधि है उसके लिए आप क्या नहीं कर सकते? मोटिवेट नहीं कर सकते। पाठ्य विवरण देकर नहीं, पुस्तक से तो बिल्कुल नहीं, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री से नहीं, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन गतिविधि अगर करना है तो डेफिनेटली उन्हें मोटिवेशन चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा कहीं भी स्पोर्ट्स वगैरह होता है, कैप्टन कभी भी जैसे आईपीएल चल रहा है तो वहाँ पर कोई भी बॉलर बॉल फेंकता है, बॉलर पर छक्का पड़ता है, तो जो कैप्टन है वो नाराज़ होने की जगह मोटिवेट करते हैं, ठीक है ताली बजाते हैं, अच्छा किया, भले कुछ भी रिजल्ट उसका रहा। तो जो एप्रिसिएशन होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो प्रदर्शन को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ गतिविधि को प्रोत्साहित अगर आगे करना है, अधिगम के लिए गतिविधि करना है, तो हमें अभिप्रेरणा रखनी ही होगी। इसलिए यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर बनेगा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है, शिक्षक का उद्देश्य है। अब
टीचर जानना चाहता है कि बच्चों को ये पता है या नहीं एक वर्ग को समांतर चतुर्भुज किस तरह से बोला जा सकता है, ये क्या है। तो इसमें टीचर बच्चों से बोलेगा, तो देखते हैं बच्चे क्या करेंगे, क्या समझेंगे, शिक्षक का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों के मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना। मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं जिनके तमाम सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ग अगर समांतर चतुर्भुज है तो डेफिनेट लाइन, उसके जो नियम हैं, पहचान है, वो बतानी होगी। तो मुक्त अंत तो इसको अपन कतई नहीं कह सकते। विद्यार्थियों के लेखन कौशल में लिखना थोड़ी सुधार रहे हैं, विद्यार्थियों के चिंतन करने का और मनन करने का वो अवसर दे रहे हैं कि तुम सोचो कि तुम्हें वर्ग में क्या बताया और समांतर चतुर्भुज में क्या बताया, दोनों की प्रॉपर्टीज आप मैच करके देखो, तब आप बताओ कि किस तरह से वर्ग को समांतर चतुर्भुज कहा जा सकता है। कक्षा में अधिक अंतःक्रियात्मक सहभागी बनाना। आप सहभागी तब बनाते हैं जब हम उसे एक्टिविटी वगैरह में शामिल करते हैं या उससे मौखिक प्रश्न पूछते हैं, तब उसे सहभागी बनाते हैं। बीच बीच में हम पूछ लेते हैं, तब हम सहभागी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर सहभागी ना बनाकर क्या बोल रहे हैं, प्रश्न एक दिया है, प्रश्न का उत्तर लिखने को कहा है, तो लिखने की स्किल्स नहीं बढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपके चिंतन को देख रहे हैं कि आप कर पा रहे हो, ठीक से नहीं कर पा रहे हो, पहले जो सीखा है रिकॉल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारी तरफ से आज के मैथ्स के और पेडागोजी के क्वेश्चंस। तो उम्मीद है साइंस भी आपका पैरेलल चल रहा है, मैथ्स भी पैरेलल चल रहा है, फिर भी आप लोगों को लगता है कुछ और अपन कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालो, हम कोशिश करेंगे वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं एज सुन एज पॉसिबल। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, सभी को राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू।